आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक या न्यूक्लियस। जो केंद्रक होता है, केंद्रक एक प्रकार का कोशिकांग होता है। कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अंग केंद्रक होता है। तो जितने जीवधारी हैं, जिन जीवधारियों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। जिन जीवधारियों में, जीवों में, पौधों में, जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उन कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिकांग पाया जाता है। तो जो केंद्रक है, केंद्रक एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग है। ठीक, तो ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक और केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है? हम लोग पढ़े प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में धीरे शैवाल आते हैं और जीवाणु आते हैं। उन कोशिकाओं में न तो केंद्रक होता है और न ही कोई कोशिकांग पाया जाता है। उनमें क्या होता है? उनमें केंद्रक के स्थान पर 70 राइबोसोम होता है, सूक्ष्म मात्रा में आरएनए होता है, डीएनए होता है और एक मीसोसोम होता है। मीसोसोम जो जीवाणु में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऊर्जा उपलब्ध कराता है कोशिका को। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जीवाणु में उस माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर, क्योंकि कोशिका नहीं, उस माइटोकॉन्ड्रिया स्थान पर मीसोसोम होता है, जहां पर एनर्जी की व्यवस्था होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाया जाता। केंद्रक जो होता है, जैसे हम लोग समझते हैं केंद्र है क्या आखिरकार। जैसे एक क्लास में अगर अध्यापक नहीं है तो क्लास अव्यवस्थित हो जाएगी। विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं तो विद्यालय अव्यवस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोशिका में केंद्रक नहीं है तो कोशिका ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी और कोशिका अस्त व्यस्त हो जाएगी, कोशिका अव्यवस्थित हो जाएगी और जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक एक प्रकार का कोशिका का कंट्रोलिंग पावर होता है। पूरा जो कोशिका में कंट्रोलिंग होती है वो केंद्रक से ही होती है। केंद्रक से ही पूरी कोशिका की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैविक क्रिया होती, वो केंद्रक द्वारा ही संचालित होती है, केंद्रक के नियंत्रण में ही संचालित होती है। तो अगर केंद्रक कोशिका में नहीं है, ये केंद्रक समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो कोशिका नष्ट हो सकती है, समाप्त हो सकती है। अब केंद्रक की खोज किसने की थी? हम लोग जानते हैं केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की। अगर हम लोग कोई कोशिका देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका, प्लांट सेल देखते हैं, एनिमल सेल देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमको अलग से कोशिका में केंद्र दिखाई देगा। गोलाकार होता है, देखा तो सामने गहरे का होता है, घने गहरे रंग का होता है। और जनरली क्या होता है, सामान्यतः जब जितने जीवधारी होते हैं, जितने जीव होते हैं, मनुष्य या जंतु या पौधे हैं, सभी कोशिकाओं में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है, एक ही केंद्रक होता है और वही केंद्रक पूरी कोशिका की क्रिया को संचालित करता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उनको हमें ध्यान देके समझने की आवश्यकता है। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एक प्रकार का शैवाल होता है। इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस इन एल्गी क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा में एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग पढ़े पैरामीशियम। पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकी जंतु है, जीव है, और ये प्रोटोजोआ में आता है, प्रोटोजोआ में आता है। पैरामीशियम हम लोग पढ़े हैं, हाई स्कूल पढ़े हैं। पैरामीशियम को हम लोग स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल होता है, इसमें सीलिया होते हैं, देखो सीलिया होते हैं, इनके द्वारा मूव करता है और इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, देयर टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। टू न्यूक्लियस, ये इसे कहते हैं बाई न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट से वो होती है जिन कोशिकाओं में मोर देन वन न्यूक्लियस पाया जाता है, एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है, वो कोशिका बाई न्यूक्लिएट सेल होती है। द्विकेंद्रकीय कोशिका, हिंदी में द्विकेंद्रकीय कोशिका कह सकते हैं। मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से अधिक केंद्रक होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम हम लोग पढ़े हैं, पैरामीशियम थाइलम प्रोटोजोआ में आता है, यूनिसेलुलर होता है और
इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, बिना माइक्रोस्कोप लेंस को नहीं दिखाई देगा, नेक वैसे ही दिखाई। फिर लीवर कोशिका, लीवर आप जानते हैं, लीवर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है पूरी बॉडी का। उन लीवर कोशिकाओं में भी जो है बाइन्यूक्लिएट सेल होती है। जो लीवर होता है, लीवर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है शरीर का, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लीवर के अनेकों क्रियाएं होती हैं, जैसे अमोनियम यूरियम बदलता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बदलता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज बदलता है, अनेक प्रकार का जो है उसके लीवर के कार्य होते हैं। और पूरी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है लीवर के द्वारा होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लीवर जो सेल्स होती है वो बाइन्यूक्लिएट होती है। फिर कार्टिलेज सेल 2 प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में, बोन होती है, कार्टिलेज होती है, हिंदी में उपास्थि कहते हैं। जो उपास्थि होती है मुलायम होती है, जो मुलायम पार्ट होते हैं जैसे नाक है, कान की हड्डी है, ये कार्टिलेज होती है, उपास्थि होती है। और इनकी जो सेल्स होती हैं वो बाइन्यूक्लिएट होती है कार्टिलेज की। और जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज हमारी जो हड्डी के ज्वाइंट में पाया जाता है और इसी के द्वारा जो है मूवमेंट होता है। और कभी कभी जो है जैसे उसमें बुक में आप पढ़ोगे कि जब हम लोग एक्टिव रहते हैं, जब हमारा शरीर सक्रिय रहता है, काम करते हैं, चल फिर रहे हैं, तो हमारा शरीर जो है सामान्य स्थिति में रहता है। लेकिन जब हम आराम करते हैं या सो जाते हैं तो हमारी कुछ लंबाई बढ़ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कार्टिलेज होती है मसल्स, कार्टिलेज जो होती है वो फैल जाती है, जिससे क्या होता है कि कुछ हल्की सी लंबाई बढ़ जाती है। तो कार्टिलेज सेल भी जो होती हैं वो भी एक प्रकार की बाइन्यूक्लिएट सेल होती हैं, द्विकेंद्रकीय कोशिका होती है, इनमें भी 2 केंद्रक आ जाते हैं। तो सामान्य रूप से जितने जीवधारी होते हैं, जितने जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, सभी में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स होती हैं उनमें बाइन्यूक्लिएट। अब आता है मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट होगा मोर देन 2 न्यूक्लियस। देयर आर फाइंड मोर देन 2 न्यूक्लियस इन सेल, दैट कॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएट सेल। मल्टीन्यूक्लिएट सेल होती है लैटेक्स सेल। लैटेक्स सेल हम लोग पढ़े हैं, बॉटनी में पढ़े हैं। लैटेक्स सेल जो होती है जिससे जो है जैसे रबर छिड़ी कोशिकाएं होती हैं, म्यूकस निकलता है, लैटेक्स निकलता है, दूध निकलता है, किसी पत्ती तोड़ देते हैं तना को, तो वो जो लैटेक्स सेल्स होती हैं दे आर मल्टीन्यूक्लिएट, वो बहुकेंद्रकीय होती हैं। इसी प्रकार से स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, अनस्ट्रिएटेड होती हैं और कार्डियक मसल होती हैं। रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। तो जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती है, रेखित पेशी में एक और विशेषता होती है, एक से अधिक 2 न्यूक्लियस होती है, 2 से अधिक न्यूक्लियस होती है, मल्टीन्यूक्लिएट होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा लगातार खपत होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है कार्डियक मसल में, क्योंकि वो लगातार काम करती रहती हैं। मसल्स 3 प्रकार की होती है। रेखित मसल्स वे होती हैं जो बोन से जुड़ी होती हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है। अनस्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। और इसी प्रकार से जो कार्डियक मसल होती हैं वो अपने आप लगातार काम करती रहती है। इसीलिए जब कहते हैं कि हृदय जो है अपने आप धड़कता रहता है, उसमें वैज्ञानिकों ने पहले जो हार्ट में ब्लड सप्लाई उसको बंद किया तब भी हृदय धड़कता रहा, न्यूरॉन हटाए तब भी धड़कता रहा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है कार्डियक जो हृदय जो है अपने आप धड़कता रहता है और ये जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल होती हैं। तो जो रेखित पेशी होती है, रेखित पेशी में भी मल्टीन्यूक्लिएट सेल होती है। अब आता है बोन मैरो सेल। बोन मैरो क्या है? पहले बोन मैरो वो होता है जो हड्डी का खोखला भाग होता है। अगर जो बोन होती है, हड्डी होती है, जो बायोडेटा में जो हड्डी का अंदर जो खोखला भाग होता है, जिसको जो लोग नॉनवेज जो लोग खाते हैं उसको तोड़ करके उसको चूसते हैं, तो जो बोन मैरो, वो बोन मैरो होता है। बोन मैरो सेल में भी मल्टीन्यूक्लिएट सेल होती है। बोन मैरो मुख्य काम होता है ब्लड का फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बोन मैरो, फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड इन बोन मैरो। फॉर्मेशन भी होता है, आरबीसी टूटती भी हैं, आरबीसी बनती भी। हालांकि सबसे ज़्यादा आरबीसी वहाँ टूटती हैं, लोग पढ़ेंगे आगे। स्प्लीन में तिल्ली बोलते हैं, उसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह है। तो जो बोन मैरो सेल्स होती हैं, बोन मैरो सेल भी जो है मल्टीन्यूक्लिएट होती है। अब आता है इन्यूक्लिएट, जिनमें सेल
में न्यूक्लियस प्राइमरी स्टेज में होता है, लेकिन बाद में डिजनरेट हो जाता है। उनमें आती है आरबीसी आती है। आरबीसी एक प्रकार की जो है पहले सेल रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है वो डिजनरेट हो जाती हैं और वो जो है कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से जो फ्लोएम नलिकाएँ होती ट्यूब्स होती हैं, फ्लोएम नलिकाओं बगल में जो है चाली नलिकाएँ बोलते हैं हिंदी में हम लोग उनको, उसके बगल में जो है कंपेनियन सेल्स होती है, साइटोस्केलेटन होती है, उनका न्यूक्लियस उसमें कंट्रोल, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग समझे। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन फाइबर। केंद्रक कला, हिंदी में कहते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला जो होती है, जो सबसे बाहर केंद्र के चारों लेयर होती है, उसे केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला द्विस्तरीय होती है, जिसमें बीच में द्रव भरा होता है और उसके चारों ओर जो है ये दाने की संरचनाएं होती हैं, जो राइबोसोम होते हैं। हम लोग पढ़े राइबोसोम 60 से 80 प्रकार के होते हैं। तो जो है जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम इससे चिपका रहता है और ये दानेदार होता है, और इसी से जो है ये जो है अलग से दिखाई देता है। केंद्र सबसे जो बाहरी लेयर होती है राइबोसोम की होती है। राइबोसोम में जो है राइबोसोम किससे जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे ईआर हम पढ़े, ईआर पढ़ रहे थे। ईआर सीधा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है और इसी के द्वारा जो है ईआर के द्वारा ही गाल्जिका बनता है और गाल्जिका से लाइसोसोम बनती है। तो जो ईआर होती है इससे जुड़ी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, सबसे बाहरी लेयर होती है, इसे बीच में छिद्र होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं, और ये बाइन्यूक्लिएट होती है और इसके द्वारा जो है लगातार जो ईआर जुड़ी होती है और इस प्रकार से ये सबसे बाहरी लेयर होगी। इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जो होता है, केंद्रक के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं, राइबोसोम होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं और एक विक्टिका एक केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस होती है। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, क्रोमैटिन धागे होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस में जब जो प्रोफेज स्टेज होती है, मेटाफेज स्टेज होती है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, क्रोमैटिन धागे होते हैं, वो धीरे धीरे कंडेंस सिकुड़ हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। सामान्य कोशिका में हमको धागे संरचना दिखेंगे जिन्हें क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं या क्रोमैटिन धागे कहते हैं। तो जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य केंद्रिका होती है, क्रोमैटिन धागे होते हैं, अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं, राइबोसोम होता है और ये दानेदार पार्ट लिक्विड पार्ट होता है, इसी में जो है केंद्रिका पाई जाती है। अब अगर न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, केंद्रिका जो होती है, केंद्रिका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है केंद्रक के अंदर का। केंद्रिका में केंद्रिका सामान्य रूप से एक ही केंद्रिका होती है, लेकिन जो प्याज की कोशिका होती है उनमें एक से अधिक 4 केंद्रिका होती है। इसकी कोशिका खत्म की थी, फुलटाना ने की थी। और जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका में से मुख्य रूप से जो है आरएनए का निर्माण होता है और राइबोसोम जो बनते हैं, और इस प्रकार से जो केंद्रिका होती है इसी केंद्रक में धंसी रहती है। इस बात है क्रोमैटिन धागे। जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, क्रोमैटिन धागे मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाने वाले धागे संरचनाएं होती हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं, ये क्रोमैटिन धागे बोलते हैं। ये क्रोमैटिन धागे पूरे केंद्रक में बिखरे रहते हैं, चित्राए रहते हैं, और जब सेल डिवीजन होता है, कोश का विभाजन होता है, तो ये क्रोमैटिन धागे सिकुड़ करके गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, क्रोमैटिन धागे में मुख्य रूप से जो है जो न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। जो डीएनए होता है, डीएनए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, हम लोग जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी द्वारा जो है अनेक प्रकार के जो है जो आनुवंशिक कैरेक्टर होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। उसमें पूरी प्रोसेस होती है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वह होती है जिसमें जो है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन के जाता है न्यूक्लियस से, और वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, कोशिका द्रव्य में आता है, और वो जैसी मैसेंजर आरएनए आता है जो
टीआरएन वो मैसेंजर आरएनए आता है तो वो जो है राइबोसोम में जाकर फिट हो जाता है और टीआरएनए उस मैसेज को रीड कर लेते हैं और उसी प्रकार के अपने अंदर उसमें कोडोन होते हैं, अपने अंदर एंटी कोडोन को जोड़ते हैं और एक प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया लगातार कोशिका के अंदर चलती रहती है। डीएनए होता है, डीएनए में क्षार होते हैं, प्यूरिन क्षार, पिरिमिडीन क्षार होते हैं जिसे हम लोग अंग्रेजी में बेस कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है, ये सब मिल करके डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स होता है और एक दूसरे से बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह जुड़ा होता है। तो ये सब जो प्रोसेस होती है ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं यहीं पर होती है और क्रोमैटिन धागे जो है जब सेल डिवीजन होता है तो ये सिकुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर के गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो आरएनए होता है, आरएनए हम लोग पढ़े तीन प्रकार का आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है, डीएनए से मैसेज लेके आता है किस प्रकार की प्रोटीन निर्माण होना है। टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। टीआरएनए जो है क्लोवर एक पत्ती होती चारा उसकी तरह होता है, ये जो मैसेज रीड कर लेता है, जो मैसेज लेके आता है उस मैसेज को जो है उसी हिसाब से ट्रांसलेशन करता है। उसी प्रकार से इसमें जो है आरएनए होता है जो राइबोसोम में पाया जाता है। तो इस प्रकार से केंद्रक का स्ट्रक्चर होगा। केंद्रक का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, केंद्रक का मुख्य काम होता है अगर ऐसा फंक्शन देखा जाए कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करना। कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है केंद्रक का। और अगर कोशिका में केंद्रक नष्ट हो जाता है, अगर किसी कोशिका में केंद्रक नष्ट हो जाता है तो वो कोशिका भी जल्दी नष्ट हो जाती है। तो ये जो फंक्शन होता है, जो पूरा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो केंद्रक के गाइडेंस में ही होती है। तो अगर कोशिका में केंद्रक नहीं है तो कोशिका सांप ले आएगी। तो इसका मुख्य काम ये है जो फंक्शन ये कि कोशिका की समस्त गतिविधियों का नियंत्रण करना केंद्रक का मुख्य कार्य होता है और केंद्रक के द्वारा ही कोशिका की समस्त गतिविधियाँ अच्छे ढंग से चलती हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटी लगातार चलती है।